हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डीएनएस आपके लिए देखिए क्या क्या चीज़ें लेकर आ रहा है। ठीक है, आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो अब आपके सामने आ चुका है। बिल्कुल, आप जिनके एग्ज़ाम अभी जस्ट होने वाले हैं, जिनके एग्ज़ाम में एमसीक्यू टाइप के एग्ज़ाम आने वाले हैं और जिनके एग्ज़ाम एमसीक्यू टाइप के नहीं होने वाले हैं, दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आज का हमारा ये जो सेशन। आज का हमारा ये सेशन लगातार आपको चारों यूनिट पे 25-25, 20-20 क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, जैसा यूनिट वैसा क्वेश्चन, जैसा यूनिट वैसा क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस चीज़ का बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे वो अब आपको मिलने वाला है। बिल्कुल, आपको एमसीक्यू सेशन जो कि आपके लिए लाया गया है, इसमें आपका 25 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 25 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हुआ है। ठीक है ना, 25 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको आपके लिए लेकर आया गया है। और ये आप देख रहे हैं केवल पहले यूनिट का 25 क्वेश्चन है और 25 वो भी टॉप 25। मतलब हमें ये उम्मीद है कुछ ऐसा ही आना चाहिए, तो इस तरह से आपका अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है ना, और ये आपका लगातार चलता रहेगा जब तक कि सारे यूनिट आपके कवर नहीं हो जाते हैं। ये यूनिट आपका उस पर लगातार चलता रहेगा। समझ में आए कि नहीं? इसलिए ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसलिए आप इस वीडियो को बिना देखे एग्ज़ाम नहीं देने जाइएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलिए शुरुआत करते हैं। यूनिट फर्स्ट, आपको पता है आपकी जो आपको ये पता है कि हम आपको पार्ट ए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। आपकी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का पार्ट ए मैथमेटिक्स, उसका ये यूनिट फर्स्ट है। ठीक है ना, उसका ये क्या है? यूनिट फर्स्ट है। बिल्कुल ठीक है, समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, बढ़िया क्वेश्चन आता है और आप देख सकते हैं द मैट्रिक्स 0 0 I माइनस आई, ये क्या है? हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप इसको देख के, तुरंत देख के बता देंगे कि हर्मिशियन है कि स्क्यू हर्मिशियन है। एक बात बताइए, ठीक है, हर्मिशियन है कि स्क्यू हर्मिशियन है? सबसे पहली बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे हर्मिशियन की बात करें और चाहे स्क्यू हर्मिशियन की बात करें, चाहे स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें, अगर डायगोनल में एलिमेंट अगर 0 0 है, अगर डायगोनल में एलिमेंट 0 0 है तो ना वो हर्मिशियन होगा ना ही वो सिमेट्रिक होगा। उसको सिमेट्रिक, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही इन्हीं में से कोई होना चाहिए। इन्हीं में से कोई ना कोई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन्हीं में से कोई ना कोई होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो ये है आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको ये पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो कंडीशन होते हैं वो कंडीशन क्या होते हैं? ठीक है ना, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा बस लिखने वाला देख ले रहे हैं। जो कंडीशन होते हैं वो क्या होते हैं? हाँ बिल्कुल, आप खुद बताइए। 0 I माइनस आई और 0। ठीक है ना, इसमें आपको अगर मैं बोलूं कि बताइए स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे a और a के पावर थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी होना चाहिए। ठीक है ना, और क्या आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे? क्या इसको सॉल्व करना जरूरी है? क्या इसके अलावा और हमारे पास कोई मेथड नहीं है? हम इसको देख के नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल देख के बता सकते हैं। आप तुरंत देख के बता सकते हैं कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। क्या है? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। भाई इंट्रीज क्या है? इंट्रीज आपके क्या है बताइए? इंट्रीज हैं क्या आपके? बिल्कुल सोचिए थोड़ा सा, इंट्रीज क्या है? आपको दिख नहीं रहा है? क्या लग रहा है इंट्रीज क्या है? बिल्कुल ठीक है ना, आपको मैंने बताया होगा। ठीक है ना, चलिए वैसे पहले इस प्रोसेस को देख लीजिए। तो ए की पावर थीटा का मतलब क्या होता है? ए की पावर थीटा का मतलब होता है ए की पावर ट्रांसपोज, ए की पावर कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज। तो पहले एक बार निकालेंगे, एक कॉन्जुगेट निकालेंगे तो 0 आएगा, माइनस आएगा और ये प्लस आई आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। फिर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ए बार का ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0 माइनस आई और यहाँ आई और ये 0 हो जाएगा। ये इसके नीचे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, और इसको बोलते हैं ए की पावर थीटा। क्या बोलते हैं? ए की पावर थीटा। अब ध्यान से सुनिए, आपको पता है ए की पावर थीटा निकालेंगे, ए कितना है? 0 है, आई है, माइनस आई है और 0 है। और ए की पावर थीटा निकालेंगे, ए की पावर थीटा कितना है? आपने निकाला है 0। ठीक है, आपने क्या निकाला है? 0 निकाला है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? 0 आई माइनस आई और यहाँ 0 आया है। ठीक है ना, सॉल्व करिएगा इसको। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है, आपको क्या मिलेगा? हाँ, मल्टीप्लाई करिए, आपको मिलेगा 0। यहाँ से क्या मिलेगा बताइए?
यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ से मिलेगा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो +1 हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा आपको 0, 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 और वहाँ से क्या मिलेगा आपको आई स्क्वायर -1 +1 हो जाएगा +0। तो फाइनली कितना आया बताइए, आपको आया ना 1 0 0 और 1, ये आया कि नहीं। तो ए की पावर थीटा, एक क्या कर दिया हमने, हर्मिशन निकालना था, नहीं तो आइडेंटिटी दिखा दिया। ओहो ओहो, यही हमको करना चाहिए था, हमको हर्मिशन दिखाना है ना, इसको हर्मिशन के दिखाना है। ओहो, एक मिनट, क्या कर रहे हैं, एक मिनट बेटा, क्या करना है। स्क्वायर मिशन के लिए कंडीशन क्या होता है, ए के पावर थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, स्क्वायर मिशन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, ए के पावर थीटा इज इक्वल टू -a। ये कंडीशन किसके लिए होता है, स्क्यू हर्मिशन के लिए होता है। किसके लिए होता है, स्क्यू हर्मिशन के लिए होता है, ठीक है ना, किसके लिए होता है, स्क्यू हर्मिशन के लिए होता है। ए के पावर थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -a होना चाहिए। और यदि ए के पावर थीटा इज इक्वल टू a आ गया ना, तो हम क्या बोलेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है, इस ए के पावर थीटा नहीं कह सकते हैं, ठीक है, ए के पावर थीटा इक्वल टू ये आप बोलेंगे हर्मिशियन है। क्या है, हर्मिशियन है। क्या बोलेंगे, हर्मिशियन है। क्या है, हर्मिशियन है, ठीक है ना। और ए के पावर ट्रांसपोज इज इक्वल टू अगर ए आता है तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक है। क्या बोलेंगे इसको, सिमेट्रिक है। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या है ये, सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक है। और यदि ए का पावर ट्रांसपोज इक्वल टू -a आ जाता है उसको बोलेंगे क्या, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर है ना। तो यही चीज़ें आपको चेक करना है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए, आपको पावर ए की पावर थीटा निकालना है तो ए की पावर थीटा का मतलब क्या होता है, ए की पावर थीटा का मतलब होता है ए बार का ट्रांसपोज होता है। तो आप करिए ए बार निकालिए, जैसे ही आप ए बार निकालेंगे आपको मिलेगा 0 और -i, ये i आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। और फिर ए बार का क्या निकालेंगे, ए बार का ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0 -i और यहाँ i और 0 का ट्रांसपोज करेंगे। जैसे ट्रांसपोज करेंगे तो मिलेगा 0 -i और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आपका i आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका i आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फाइनली देखेंगे तो ये ए के पावर थीटा यहाँ है, ए के पावर थीटा और यहाँ क्या है, ए आ गया। तो ए के पावर थीटा इक्वल टू ए आ गया। तो आपको क्या लग रहा है, ये है क्या, बताइए आपको क्या लग रहा है, ये क्या है। ए के पावर थीटा इक्वल टू ए आ जाने पर आप क्या बोलते हैं, हर्मिशियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्मिशियन। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ए के पावर थीटा इक्वल टू ए आ जाने पर क्या बोलते हैं आप, हर्मिशियन बोलते हैं। ले लीजिए, हर्मिशियन हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, सेकंड क्वेश्चन, द डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब एक बात बताइए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, ये जो हम अभी जस्ट बता रहे थे ना उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बिल्कुल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये आप सोचिए ऑर्थोगोनल होता क्या है, बिल्कुल अब बताइए क्या होता है ऑर्थोगोनल। क्या होता है ऑर्थोगोनल, क्या होता है ऑर्थोगोनल, ठीक है ना। देखिए एक होता है यूनिटी, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ बिल्कुल, आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल, और अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है कि ए के पावर थीटा क्या आना चाहिए, बताइए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है ए ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आना चाहिए। अगर आपको ऑर्थोगोनल लेना है ना, ठीक है, हाँ ऑर्थोगोनल लेना है तो आप क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आना चाहिए, जल्दी से बताइए क्या आना चाहिए, बिल्कुल जल्दी बताइए क्या आना चाहिए। ए के पावर ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आना चाहिए। ऑर्थोगोनल के लिए क्या होता है, हाँ बिल्कुल बताइए। ऑर्थोगोनल और यूनिटरी दो कंडीशन होते हैं, ऑर्थोगोनल और यूनिटरी दोनों ही क्या होते हैं बताइए। ए के पावर थीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए आपका, अगर ए आ गया, क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया, ए आ गया। ऑर्थोगोनल के लिए क्या होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी सही चीज़ें हैं, ठीक है, बिल्कुल सही चीज़ों को सोच रहे हैं। थोड़ा और बताइए, अब हम इसमें इसका वो क्या निकालेंगे बताइए। इसमें हम निकालने की कोशिश करेंगे अगर हम, तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है ना, सही बोला आपने, ठीक है, ठीक है। यही चीज़ें हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करिए। बस एक मिनट, थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही है, बस उसी को थोड़ा सा बताने गए थे, ठीक है। हाँ, अब अगर ये चीज़ें नहीं छूटता है ना तो चीज़ें बड़ा दिक्कत होने लगता है, ठीक है। चलिए अब सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, अरे बाप रे बाप, ओहो
ठीक है। हाँ, कुछ ज़्यादा ही मैंने कर दिया है क्या, टच कर दिया था क्या? ओहो, चलिए ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, ए के पावर ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आना चाहिए बताइए, ए ट्रांसपोज कितना आना चाहिए, आई आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, ठीक है। और यूनिटरी के लिए क्या होना चाहिए, यूनिटरी के लिए क्या होना चाहिए, आपको ये पता है यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, ए के पावर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू आपका आई आना चाहिए। ये दोनों में होता है, लेकिन आपको ऑर्थोगोनल का क्या पूछा है, डिटरमिनेंट पूछा है, तो आप दोनों तरफ क्योंकि आप डिटरमिनेंट का एक फॉर्मूला जानते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है, ए बी इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये होता है, आप जानते भी हैं, ठीक है ना। हाँ, ये होता है। तो इधर हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं दोनों तरफ, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई ले लेते हैं, आई आना चाहिए यहाँ पे आई, ठीक है, आई आना चाहिए। तो ये अलग अलग पार्ट हो जाएगा, तो आप लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये आई का क्या होता है, 1 होता है, आई का क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। आई का क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए और यहाँ ए ट्रांसपोज क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए ही होता है, दोनों का डिटरमिनेंट एक ही होता है। इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, और यहाँ से लिख सकते हैं 1, यहाँ से लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू मिलेंगे प्लस माइनस में 1 मिलेगा। तो यही आपका देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर ए ऑर्थोगोनल है तो प्लस माइनस 1 आपका आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक मेंशन कर लीजिएगा कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है वही आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज भी होता है। ए और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट जो होता है वो सेम होता है कि नहीं होता है, उसी का हम यहाँ पे हेल्प लिए हैं, उसी का हम क्या लिए, हेल्प लिए हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होता है वो प्लस माइनस 1 होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस 1 होता है। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ रैंक ऑफ ए बोला है, ए अगर m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो रैंक होता है ना, अगर रैंक की बात करेंगे, रैंक हमेशा जो होता है मिनिमम होता है, क्या होता है, मिनिमम होता है m क्रॉस m, n में जो मिनिमम होगा उतना ही या तो रैंक होगा या तो उससे छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड देखेंगे, जो रैंक ऑफ ए होता है वो मिनिमम होता है m, n के। क्लियर है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक, जल्दी से सोचिए क्या दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं दिक्कत है। रैंक ऑफ ए लेसर इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ m, n, ठीक है ना। रैंक ऑफ ए लेसर इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ m, n। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आएगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे चलें। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे की तरफ मूव करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर तो अगला क्वेश्चन, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें रैंक फाइंड करना है। क्या करना है, रैंक फाइंड करना है। कैसे रैंक फाइंड करेंगे, बताइए कैसे रैंक फाइंड करेंगे। रैंक फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या इचेलन फॉर्म में अगर नहीं कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए तो सही रहेगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर देने से चीज़ें जो होती है वो सही हो जाता है, ठीक है ना। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है, हम एक काम करते हैं, ठीक है, इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम ये करना चाहते हैं, जो मैट्रिक्स हमको दिया R2 को चेंज करना है R2 माइनस 2R1, और R3 को हमको चेंज करना है R3 माइनस 3R1, R3 माइनस, ठीक है, R3 माइनस 3 से करें, नहीं 3 से मत करिए, पहले हमें इसमें कर लेना चाहिए था, एक स्टेप पीछे करिए, इसको एक स्टेप पीछे करिए, पहले इसको आप करिए R3, हमें R3 को चेंज करना है, R3 को, तो R3 माइनस R2 करिए, ठीक है। यह स्टेप लीजिए, तो जैसे ही ये स्टेप लेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगा, और यहाँ 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है ना, ये आपका 1 1 1 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब करना क्या है, अब आपको ये करना है, ठीक है, अब आपको ये करना है, हाँ क्या, कि आपको R2 को चेंज करना है, R2 माइनस 2R1 करना है, और R3 को तो डायरेक्ट ऐसे चेंज करना है, R3 माइनस R1 को चेंज कर देना, ठीक है। जैसे ही ऑपरेशन लगाएंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, ये ऑपरेशन लगाएंगे ऊपर वाला ऑपरेशन, तो 1 2 3 तो रहेगा ही, 1 2 3। यहाँ से देखिए, यहाँ से करेंगे R2 है तो यहाँ से 3 है, तो 3 में इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 में से 3, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, 3 माइनस 2 4 माइनस
2 से कर रहे हैं ना, हाँ 2 से गुणा कर रहे हैं यहाँ पे, तो 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ देखिए आप 2 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट नहीं ना यहाँ तक? देख लीजिए 3, 4, 5 में यहाँ पे 1 0 -1 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 0 -1, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, अब सीधे हमको यही करना था तो हमको यही कर लिए होते, हम 0 किसको बना रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो और भी सिंपल हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, स्टेप और ले लेते हैं। अगर हमको इसको 0 करना है फाइनली, अगर हमको इसको 0 ही करना था तो हम 3 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिए होते तो हो जाता हमारा। हम इतना क्यों इसको लेंदी बना रहे हैं, ठीक है ना, हाँ इतना। चलिए लेंदी अगर बन रहा है तो कोई बात नहीं है, 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा, और यहाँ से 1 में से क्या कर रहे हैं, 1 में से 1 जाएगा, 1 में से 2 जाएगा तो -1 मिलेगा, और यहाँ से 1 में से 3 जाएगा तो -2 मिलेगा, ठीक है। अब इसको 1 को 0 करना है, अब इसको 1 को 0 कर लीजिए, ठीक है। स्टेप ही गड़बड़ हो गया था ना, स्टेप को गड़बड़ किया गया है, चलिए कोई बात नहीं है। ये लेंदी इतना ज़्यादा हो गया, जबकि कोई बात नहीं, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, जैसे मन करे वैसे करिए आप, ठीक है। इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 0 - 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ से सॉल्व करेंगे हम तो इसमें से घटाएंगे तो -1 -3 -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4, और यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ -1 और यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक काम करना चाहते हैं, ठीक है, हम ये हो गया, अब इसको छोड़ के इसको हम 0 करना चाहते हैं, इस वाले को 0 करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये वाला 0 कैसे होगा, हम R3 को चेंज करना चाहते हैं, R3 माइनस R2/2 करके, ठीक है, बाई 2 करके हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो जैसे देखिए सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ से हो जाएगा -4, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 हो जाएगा। फाइनली हमको ये मिल जाएगा, ठीक है ना, फाइनली हमको ये मिलेगा, ठीक है। जबकि इतना लेंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं था, मेरा स्टार्टिंग में ही स्टेप गड़बड़ हो गया। स्टेप गड़बड़ जानते क्या हुआ, हमें सबसे पहले ही इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए था, और 4 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए था, तो इतना लंबा नहीं जाता। बट इसके बावजूद भी कोई बात नहीं है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो बताइए, नंबर ये चलन फॉर्म में है ना, ये चलन फॉर्म में है भाई। लीडिंग एलिमेंट के नीचे क्या है, 0 है, हो गया 0। इसके नीचे क्या है, 0 है, 0 हो गया। तो ये क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो, मतलब ये चलन फॉर्म में है। तो बताइए चलन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, एक रो ये है नॉन जीरो, एक रो ये है, तो 2 रो है, इसलिए इसके आंसर कितने हो जाएंगे, रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके आंसर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। द वैल्यू ऑफ इट फॉर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। इसके मैट्रिक्स का जो रैंक है वो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। मैट्रिक्स का रैंक अगर 3 है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। रैंक 3 होने की वजह से जो डिटरमिनेंट ऑफ एज होना चाहिए, मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होना चाहिए वो 3 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, रैंक 3 होने की वजह से मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होता है 0 नहीं होना चाहिए। उसका डिटरमिनेंट निकालिए। जैसे उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आप लिखेंगे 2 4 2 3 1 4 1 0 x। ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नॉट इक्वल टू का देखिए साइन एक जगह, दो जगह, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू का साइन बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करिए। ऐसे हम 2 लेंगे, क्या लेंगे 2, तो ये पूरा छूटेगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ से मिलेगा 1x माइनस 0 हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ से हम लेंगे, हाँ यहाँ से हम लेंगे -4, क्या लेंगे -4। समझ में आएगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। हाँ, या फिर क्या करें बताइए, -4 ले, -4 ही ले लीजिए, -4 ले लीजिए। जैसे ही -4 लेंगे आप, ठीक है, तो ये छूटेगा और ये छूटेगा। फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ से हमको 3x मिलेगा, और यहाँ से -4 मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा। और यहाँ से हम क्या लेंगे, +2 ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 0 - 1, ठीक है। और नॉट इक्वल टू 0 करेंगे, इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से हो जाएगा 2x, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 12x, और ये प्लस का 16 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 2 हो जाएगा, और ये नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करिए आप। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 12 में से 2 जाए कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, तो माइनस का 10x मिल जाएगा, माइनस का 10x। और यहाँ से 16 में से 2 जाएगा कितना मिलेगा बताइए, प्लस का 14 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 14, नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो आपको मिलेगा माइनस का 10x, मतलब 10x हो जाएगा, और इधर से मिलेगा हमको 14, क्या मिलेगा 14, नॉट इक्वल टू मिलेगा 14, तो x इक्वल टू मिलेगा 14/10, और नॉट इक्वल टू रहेगा। यहाँ से सॉल्व करिएगा तो 2 5 जा 2 7 जा, तो फाइनली x मिलेगा 7/5, नॉट इक्वल टू। देखिए 7/5 है कोई,
हाँ 7/5 ये है आपका ऑप्शन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्लियर है ना। आगे मूव करें। ठीक है, कुछ नहीं है, रैंक 3 होने की वजह से डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैया डिटरमिनेंट अगर 0 हो गया ना तो रैंक 3 नहीं होगा, 3 से कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, इसीलिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर कोलिनियर इफ एंड ओनली द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। जो इस मैट्रिक्स का जो रैंक होता है ना वो क्या आना चाहिए, वो कोलिनियर तब होगा जब आपने क्लास 12th में एक चैप्टर एक एक्सरसाइज पढ़ा होगा, आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको क्लास 12th में अपने एक्सरसाइज पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना इस विधि से, किस विधि से, डिटरमिनेंट की हेल्प से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो वहाँ पे एक कोलिनियर वाला आप कंडीशन भी देखे होंगे। ठीक है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट को 0 लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं, डिटरमिनेंट को 0 लेकर चलते हैं। तो डिटरमिनेंट 0 होने का क्या मतलब हुआ कि अगर डिटरमिनेंट 0 हो रहा है तो इसका मतलब जो इसका रैंक होगा ना वो लेस देन 3 होगा। क्या होगा, लेस देन 3। क्योंकि अगर डिटरमिनेंट अगर 0, क्योंकि ग्रेटर देन 3 तो कभी हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि भाई 3x3 की मैट्रिक्स ही है और इसका डिटरमिनेंट जो होता है, इसका जो रैंक होता है वो इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। इक्वल टू 3 होगा, अगर इक्वल टू 2 मतलब 3 होगा तो इसकी जो डिटरमिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन सारे क्वेश्चन लोग डिटरमिनेंट को 0 करके करते हैं। और ये जो लेस देन 3 बोला है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेस देन 3 बोला है ये सही बोला है, क्योंकि हो सकता है, हो क्या सकता है, होना ही चाहिए। ठीक है ना, होना ही चाहिए बिल्कुल। ये आपका वो क्लास 12th में एक चैप्टर था, एक एक्सरसाइज था डिटरमिनेंट में। आप ओपन करिएगा तो उसमें आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला होता है। उसमें हम डिटरमिनेंट को 0 करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल के 0 करते हैं। तो 0 कब करते हैं, जब उसका रैंक हमारा लेस देन 3 होगा तभी तो बोलेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इसका रैंक बताइए। ये इचेलॉन फॉर्म में खुद बना हुआ है, देखिए इचेलॉन फॉर्म में है कि नहीं है। अब इचेलॉन फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि लीडिंग एलिमेंट देखिए क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखिए 1 है, इसके नीचे 0 है, यहाँ 4 है, इसके नीचे 0 है। तो ये तो इचेलॉन फॉर्म में है ना, ये क्या है, इचेलॉन फॉर्म में है। ये देख नहीं रहा आपको, इचेलॉन फॉर्म में है। और जब ये इचेलॉन फॉर्म में है तो इसका जो रैंक हो जाएगा वो जानते हैं कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो होता है वो क्या होता है, आप इसको कह सकते हैं जो नंबर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, रैंक ऑफ ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, आप ऐसे बोल सकते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। ठीक है, ऑफ इन आफ्टर रिड्यूसिंग इचेलॉन इन, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इचेलॉन फॉर्म, इन इचेलॉन फॉर्म। ठीक है, इचेलॉन फॉर्म में अगर आपका है मैट्रिक्स तो उसको उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो को देख लीजिए तो कितना आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। बिल्कुल, इसका रैंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका m = I3 - a। ठीक है, और I3 - a करने के बाद इसकी आपकी रैंक को फाइंड करनी है। एक बात बताइए, m = I3 - a, I3 मतलब समझते हैं 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रहा है। और फिर इसका आपसे बोल रहा है कि इसका आप वो बताइए, क्या बताइए भैया, 0 1 0 फिर 4 0 और यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ से -4 हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से आपका -2 हो जाएगा, यहाँ से आपका 0 हो जाएगा, यहाँ से आपका 0 हो जाएगा, यहाँ से आपका 0 हो जाएगा, यहाँ से आपका -4 हो जाएगा, यहाँ से आपका 0 हो जाएगा, यहाँ से आपका -3 हो जाएगा। क्लियर है ना, -3। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो बताइए। अब ए, इसको भी एक बार 0 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इचेलॉन फॉर्म में है नहीं तो इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तब हो जाएगा ये। तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम एक काम करते हैं कि R1 R3 को हम चेंज करते हैं, R3 - R1 कर देते हैं। ठीक है, तो काम क्या करेंगे आप, -4 करेंगे और यहाँ 0 करेंगे, यहाँ -2 करेंगे, यहाँ आपका 0 हो जाएगा, यहाँ 0 और 0 हो जाएगा, और यहाँ से आप करेंगे तो 0 हो जाएगा, -4 प्लस 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और -3 + 2 -1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो अब ये बताइए क्या इचेलॉन फॉर्म में है, इचेलॉन फॉर्म में है कि नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, इचेलॉन फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं अगर आप करना चाहेंगे तो, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो को देख लीजिए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, एक रो ये है और एक रो ये है, एक रो ये, एक रो ये। ठीक है ना, एक रो ये है और एक रो ये है। ठीक है ना, इसको भी 0 बना दे क्या, इसको 0 नहीं बन पाएगा, ये 0 नहीं बन पाएगा। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, 2 है, तो नंबर
नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो होगा वो कितना है 2 है, इसका रैंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, इसका रैंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा, सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। द सिस्टम एक्स इक्वल टू बी इज लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट तब होगा, हर केस में कंसिस्टेंट तब होगा जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है। कंसिस्टेंट के लिए कंडीशन ही होता है, कंसिस्टेंट के लिए कंडीशन होता है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन होता है रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब ये जो लिखा हुआ है ना ए कॉमा बी, ये ही आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, जो ए कॉमा बी लिखा हुआ है ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, यही आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये सब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने इन सब चीज़ों को आपको बताया था वहाँ पे, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लेट एक्स इक्वल टू बी बी ए नॉन होमोजेनियस सिस्टम। मतलब नॉन होमोजेनियस का मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए तब नॉन होमोजेनियस बोलेंगे आप, और बी यदि जीरो हो जाता है तो आप बोलेंगे होमोजेनियस है ये। तो लेट एक्स इक्वल टू बी अ नॉन होमोजेनियस एंड ए इज नॉन सिंगुलर। ए क्या है, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब समझ रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब समझ रहे हैं, नॉट इक्वल टू का मतलब मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो जो उसमें से मिनिमम होगा वही वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोला है सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो देन द सिस्टम। अब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो फिर आप ये ध्यान रखिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही होगा। रैंक ऑफ ए जो होगा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा, और ये नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होगा। क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो होगा इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। यही बस आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल तरीके से सोचने की कोशिश करिए। देखिए आपका क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू बी होता है, ठीक है। आप क्या बोलते हो, आप ये बोलते हो, आप क्या बोलते हो, आप ये बोलते हो कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप बोलते हो, ठीक है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो आप बोलते सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। अब इसी में दो पार्ट्स आप बनाते हो, क्या बनाते हो, कंसिस्टेंट है मतलब सोल्यूशन रखेगा। अगर ऐसा हुआ कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल हो रहा है, जो यूज हो रहा है, अगर वो इक्वल हो जा रहा है तो आप बोलेंगे सिस्टम जो है वो क्या करेगा, सिस्टम हैज़ इन्फिनिटली मिनी सोल्यूशन। क्या रखेगा, इन्फिनिटली मिनी सोल्यूशन रखेगा, इन्फिनिटली मिनी सोल्यूशन रखेगा, सॉरी यूनिक सोल्यूशन रखेगा, सब मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है। सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन, क्या रखेगा, यूनिक सोल्यूशन, क्या रखेगा, यूनिक सोल्यूशन। सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन रखेगा, ठीक है। सिस्टम क्या रखेगा, यूनिक सोल्यूशन रखेगा। लेकिन अगर सिस्टम की हम एक बात कर रहे हैं, अगर ये मान लीजिए हुआ, तब अगर सिस्टम में ऐसा कंडीशन आ जाता है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो है, लेकिन ये जो है लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल भी बोल सकते हैं। अगर इससे लेस देन हो जा रहा है तो सिस्टम के पास इन्फिनिटली मिनी सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटली मिनी सोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं, क्लियर है ना, इन्फिनिटली मिनी सोल्यूशन हो जाएगा। और यदि ऐसा हो गया कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये अगर आप कह रहे हैं तो सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है, ये मेरे लिए कुछ नया चीज़ नहीं है, आपके लिए भी कुछ नया चीज़ नहीं है, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताया। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, क्लियर है ना, सब कुछ क्लियर है। जल्दी से बताइए, देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, और इस हिसाब से ऑप्शन क्या होगा आप खुद ही देख लीजिए। सिस्टम जो मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है नॉन सिंगुलर, तो इसका रैंक, इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो रैंक जो होगा वो यही होगा, और ये नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल ही होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल के क्या होता है, इक्वल हो जाता है, इसलिए इसके पास क्या हो जाएगा, इसलिए इसके पास हो जाएगा इनफाइनाइट यूनिक सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। थोड़ा सा समय दीजिए, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। द फॉलोइंग सिस्टम जो है, इसके बाद नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन रैंक ऑफ इफ रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज। एक बात बताइए, बोला ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन रख रहा है, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, कुछ करना नहीं है, देखो इसमें सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपना, ठीक है। ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की बात कर रहा है, मतलब समझ रहे हैं। इसके पास देखिए, अगर हम एक काम करते हैं, जैसे मैट्रिक्स मैंने बनाया, ठीक है, दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज मैट्रिक्स फॉर्म, दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज मैट्रिक्स फॉर्म, इट कैन बी रिटन एज, ठीक है, इट कैन बी रिटन एज मैट्रिक्स फॉर्म, इट
it can be written as मैट्रिक्स फॉर्म। जानते हैं कौन सा फॉर्म लेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म लेंगे, ये वाला फॉर्म लेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी वाला फॉर्म लेंगे। कौन सा फॉर्म लेंगे? ए एक्स इक्वल टू बी वाला हम फॉर्म लेंगे, ठीक है ना। ये वाली फॉर्म हम लेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी वाली हम फॉर्म लेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म यही होता है, एक्स इक्वल टू बी। आप ए के बारे में क्या बोलोगे? ए क्या है आपका? 1 है, -3 है, 5 है, और यहाँ से 2 है, और यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, -1 है और -1 है, ठीक है। अब बी हमारा क्या है? 0 हो जाएगा। एक्स हमारा क्या होगा? एक्स होगा, वाई होगा और जेड होगा, और जो बी होगा वो हमारा क्या होगा? 0 होगा। यहाँ के केस क्योंकि होमोजेनियस बोल रहे हैं ना, इसलिए। अब बताइए, एक बोल रहा है कि इसके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो, तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होने के लिए जानते हैं इसका डिटरमिनेंट 0 होना, इसका डिटरमिनेंट जो होता है वो 0 होना कंपलसरी है। और जब इसका डिटरमिनेंट 0 होगा ना, जब इसका डिटरमिनेंट 0 होगा तो इसका मतलब रैंक जो होगा वो क्या होगा? <3 होगा। तो <3 ऑप्शन कोई है? बिल्कुल है, सही है, क्योंकि <3 नहीं रहेगा तो डिटरमिनेंट जो होगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट का 0 होना कंपलसरी है, ठीक है। द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो सिंपल है। देखिए, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है तो ये मत लगाना कि मैट्रिक्स मेथड लगा दें, ऑप्शन आ रहा है ना, ऑप्शन ही है ना आपके सामने, ठीक है। ऑप्शन है कि नहीं है, तो बस इसी को उठा के पुट कर दो और सेटिस्फाई करा लो, देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स की वैल्यू पहला वाला ऑप्शन देखो, यहाँ रखोगे -2 और वाई की वैल्यू क्या रखोगे? -1, तो -2 माइनस, ये भी देखो -2 हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा, तो -4 नहीं है, 4 है तो गलत हो जाएगा। ये रखो, यहाँ रखोगे 2, यहाँ रखोगे 2 और यहाँ रखोगे -2, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ रखोगे क्या? यहाँ पे रखोगे -4, देखो यहाँ क्या रखोगे? सॉरी, कहाँ गया? यहाँ पे -2 रखोगे और यहाँ रखोगे 1, तो -2 1, ये भी 0 हो जाएगा, ये -2 0। यहाँ देखो 2 और 1 रखो, 2 और 1, तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही है। यहाँ रख दो ना 2 और 1। अब इसको क्यों हम उस मेथड से सॉल्व करेंगे? बताओ, इसमें हम क्यों मेथड लगाएंगे? अरे इक्वेशन का सोल्यूशन ही तो बोला है, तो ऐसे करेंगे। लेकिन जो बच्चे मान लीजिए जहाँ MCQ नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो करना पड़ेगा, तो उनके लिए हम बता दे रहे हैं ये, ठीक है। उनके लिए हमें बता दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। मैट्रिक्स, इट कैन बी रिटन एज मैट्रिक्स फॉर्म। It can be written as मैट्रिक्स फॉर्म। इधर भी तुम लोग सोच रहे होगे सर बहुत सीरियस हो गए हैं, बहुत सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा सीरियस होना पड़ गया, जानते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सर पे आ चुका है और हम आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमें ऐसा फील हुआ तो हमें लगा कि थोड़ी सी आपकी प्रिपरेशन के लिए कुछ किया जाए, कुछ अलग तरीके का काम किया जाए। तो हमने ये सोचा कि कुछ MCQ सेशन आपके सामने लेकर आते हैं, कुछ आपकी क्लियर करते हैं। इसलिए मुझे आप थोड़ी सी सीरियसनेस देख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली मैं सीरियस हूँ नहीं। इट कैन बी रिटन एज मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए आप इसको, AX इज इक्वल टू B। ए क्या होगा बताइए? ए है क्या आपका 1 2 2 5, और X क्या है आपका? X है आपका 1, सॉरी X है और Y है। चलिए, X की वैल्यू क्या है? X की वैल्यू है आपका X और Y, ठीक है। और B की वैल्यू क्या है बताइए? B की वैल्यू है आपका 4 और 9 है, ठीक है। B की वैल्यू कितना है? 4 और 9 है, ठीक है ना। क्लियर है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आगे मूव करते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे? इचलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आप ये कहेंगे कि R2 में R2 को हम R2 - 2 R1 करना चाहते हैं। जैसे करेंगे इसमें बताइए कितना आ जाएगा? इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0। यहाँ से हम क्या करेंगे? तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा। तो 5 में से 4 जाए कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा X, यहाँ से मिलेगा Y। अच्छा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे ना? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया ही नहीं मैंने, ओहो, सब कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, मिट भी नहीं रहा है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा बताइए? इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा वो होगा क्या? ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा इसको बताइए, क्या होगा? ठीक है, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा बताइए? ये आपका होगा AB होगा, AB, और ये आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे? 1 निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? ठीक है, सॉल्यूशन पूछा है ना। चलिए कोई बात नहीं, 1 2, यहाँ से 2 और 5, यहाँ क्या करेंगे? 4 और 9 करेंगे। क्या लिखेंगे? 4 और 9। अब वही ऑपरेशन फिर से लगाइए, R2 को चेंज करना है, R2 - 2 R1 करना है, ठीक है।
तो यहाँ से बिल्कुल हमको लगा 1 2 4 ये हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 मिलेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 मिलेगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर देते हैं, आप लिखेंगे 1 2 0 और 1, यहाँ से करेंगे आप x और y, यहाँ से लिखेंगे आप 4 और 1, ये करेंगे आप। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है, सॉल्व कर लीजिए इसको, बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 1 मतलब x प्लस 2y इज, और यहाँ मिलेगा आपको 0 प्लस y, ये आपको मिलेगा 0 प्लस y मिल जाएगा, यहाँ से 0 प्लस y इज इक्वल टू मिलेगा आपको 4 और 1 मिल जाएगा, 4 और 1। सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे वाले से, और x प्लस 2y की जो वैल्यू होगा कितना आ जाएगा 4, y की वैल्यू 1 है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो x वैल्यू देखो 2 आया है, और y की वैल्यू कितना आया है 1 आया है, 2 और 1। ठीक है ना, ये 2 है, कुछ और मत समझ लेना भैया, ये 2 ही है। ठीक है, x वैल्यू कितना आ गया है 2 आ गया है 2, चलिए, और y की वैल्यू कितना आ गया है 1 आ गया है। क्लियर है ना, 2 और 1। तो ये प्रोसेस था, लेकिन करने की बात है तो वैसे करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें भी सोल्यूशन फाइंड करना है तो वही तरीके से लगा लेना, लेकिन ये फाइनल आंसर जैसे हमको चेक करना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे और z की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये हम पुट करेंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे सर इसका उस तरह से मैट्रिक्स मेथड से बताइए, तो उन बच्चों के लिए करना मुझे कंपलसरी है जो कि जानते हैं, जिनका MCQ ना होके उस टाइप का है। तो आप लिखिए इट कैन बी रिटेन एज मैट्रिक्स फॉर्म, सीधे लिखिए इट कैन बी रिटेन एज मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए, ऐसे लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म, x इक्वल टू बी होगा कि नहीं होगा, होगा। तो a की वैल्यू बताइए क्या है आपका, a की वैल्यू है 2 1 1, b की वैल्यू क्या है 8 है, और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और c इसकी वैल्यू क्या है 5 1 -1 है, और b की x की वैल्यू बताइए, x की वैल्यू है आपका x y और z है, और फिर इसका b की जो वैल्यू है वो आपका है 5 -2 और यहाँ से 2 है। ठीक है, ये आपका है। समझ में आएगी नहीं, बताइए जल्दी से। 2 8 5 1 1 1 1 2 -1। ठीक है, और यहाँ x y z, यहाँ 5 -2 और यहाँ क्या है 5 -2 और 2 है। ठीक है, समझ में आएगी नहीं। अब यहाँ से आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाइए आप। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे तो यहाँ से a और यहाँ b बनाएंगे आप। तो जैसे इसको बनाएंगे देखिए क्या होगा 2 8, यहाँ 5 और यहाँ से 1 1 1, यहाँ से 1 2 -1 लिखेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे आप ठीक है, हाँ, यहाँ से हम क्या करेंगे ऐसे बनाएंगे, और यहाँ से लिखेंगे 5 -2 और यहाँ से 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इट कैन बी रिटन एज, इसको क्या करिए मैट्रिक इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो आप क्या करेंगे, R2 को चेंज करना है, R2 माइनस R1 करना है, R2 माइनस R1/2 करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। एक काम करिए ना, इंटरचेंज कर दीजिए, हम तो यही कहेंगे। हाँ सही बोला, वो इंटरचेंज कर दीजिए इसको, तब सही रहेगा। R1 को इंटरचेंज करिए R2 के साथ। ठीक है, तो जैसे इंटरचेंज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ये, तो आपका आ जाएगा 1 1, यहाँ 1, यहाँ क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, और वहाँ क्या आ जाएगा 2 8 5 और यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ से 1 2 -1, यहाँ से 2 आ जाएगा, 1 2 -1, यहाँ से 2 आ जाएगा। क्लियर है ना। अब आप क्या करिए, इसको देखिए आप, R2 को चेंज करना है, R2 माइनस 2 R1 करना है, और R3 को भी चेंज करना है, R3 माइनस R1 करना है। जैसे इसको लगाएंगे जानते क्या होगा 1 1 1, यहाँ -2 तो है ही, यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, किस में 2 से मल्टीप्लाई करना है उस वाले में, तो 8 में से 2 जाए कितना मिलेगा 6 मिलेगा, 5 में से 2 जाए कितना मिलेगा 3 मिलेगा, 5 में से -4 तो ऐड हो जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 5 + 4 9 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 0 हो जाएगा, 1 में से 1 2 में से 1 जाएगा 1 मिलेगा, -1 -2 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो 2 और -2 तो +4 हो जाएगा। ठीक है,
समझ में आया कि नहीं? ये हो सकता है ये चरण फॉर्म में। अब 6 के नीचे इसको 1 करना है तो आप एक काम करिए, ठीक है। हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हमें करना है तो 6 से डिवाइड कर दें, डिवाइड ही तो नहीं करना चाहते थे। चलिए इसको इंटरचेंज कर दीजिए आप, एक स्टेप लाइए। कौन सा स्टेप ला रहे हैं? R2 को हम R3 से इंटरचेंज कर रहे हैं, करिए इंटरचेंज। एक नया पेज ये भी ले ले, नहीं बच्चा नया पेज नहीं लेंगे, इसी में सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी में सॉल्व करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए लिखेंगे 1 1, यहाँ -2 1 1 और 1 लिखेंगे, यहाँ -2 लिखेंगे। यहाँ बताइए इंटरचेंज कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा और यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, ठीक है ना? क्लियर है ना? अब क्या करना है, अब आपको ये करना है R3 को चेंज करना है R3 - 6 R2, ये करना है आपको। R3 को चेंज करना है बिल्कुल, लेकिन कैसे चेंज करना है? R3 - 6 R2 करना है। तो ये अप्लाई करिए इसको, 1 1 1 और ये -2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0, ठीक है ना? यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 और ये 0 हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 12, 3 + 12, 3 + 12 हो जाएगा। 3 + 12 कितना होगा बताइए? 3 + 12 कितना होगा बच्चा? 3 + 12 15 हो जाएगा, सही है ना? 3 + 12 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। और 9 - 24, 9 - 24 कितना होगा? 15 होगा। 9 - 24 करेंगे तो कितना होगा? 15 होगा, होगा ना? क्लियर है ना? 9 में से 14, ठीक है, लेकिन माइनस में होगा क्या? मेरे ख्याल से माइनस में होगा। देखिए तो 9 - 24 तो माइनस में 15 होगा, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है ना? हाँ, अब ये क्लियर है। अब ये कहेंगे कि ये आप ये बोल सकते हैं कि जो रैंक ऑफ ए आया है वो 3 आया है और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो भी आपका कितना आया? 3 आया है। इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन, क्या रखेगा? यूनिक सोल्यूशन रखेगा। अगर यूनिक सोल्यूशन अगर रखेगा, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी तो 3 ही है ना? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? 3 है ना? इसीलिए आप इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन ऐसे कैसे कह सकते हैं? ऐसे कहिए कि इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो भी आपका क्या है? 3 है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो भी कितना है? 3 है। तो सब तो 3 ही है, सब तो 3 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन, क्या रखेगा ये? यूनिक सोल्यूशन रखेगा। क्लियर है ना? ये यूनिक सोल्यूशन रखेगा। लेकिन वो सोल्यूशन क्या होगा? वो सोल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। जेड की वैल्यू -1 आ रहा है और -1 देख रहे हैं, तीनों केस में -1 दे दिया है, सिंपल है। चलिए सिर्फ एक नया केस बना लेते हैं, 1 1 1, ठीक है। यहाँ तक ए है, यहाँ तक क्या है? ए है। 1 1 1 0 1 -2 1 1 1, ध्यान से देखिए, यहाँ से लिखेंगे 1 1 1 0, ठीक है। 1 1 1, हाँ ठीक है। देखिए इसको लिखेंगे 1 1 1 0 1 -2 0 1 -2 0 1 -2 लिखेंगे और फाइनल देखें, फाइनल कितना आया है? फाइनल 0 0 15 0 0 15 आया है, 0 0 और यहाँ से 15 आया है। यहाँ से लिखेंगे x y और z और यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे बताइए? यहाँ से लिखेंगे आप -2 4 -15 -2 4 4 -15। सॉल्व करिए इसको, x + y + z पहला आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो y - 2z, ये कितना आ जाएगा? 4 और यहाँ से 15z = कितना आ जाएगा? -15। सॉल्व करेंगे तो z = हो जाएगा -1, z = -1 यहाँ पुट करेंगे तो y + 2 = 4, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 - 2। सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x वैल्यू इतना आया, y की वैल्यू इतना आया, z की वैल्यू देखिए तो x + y की वैल्यू कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, z की वैल्यू -1 रखेंगे और यहाँ से -2 आ जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में रख रहे हैं तो x + 1 = -2 हो जाएगा। x वैल्यू कितना है? -2 -1 तो -3 आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? देखो ऑप्शन को यह है -3।
-3 y2 z-1। फोर्थ ऑप्शन देखो y, हाँ फोर्थ ऑप्शन देख लो, देखो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना, समझ में आएगी नहीं, ये ऑप्शन आपका सही है, लेकिन ये करना पड़ेगा, इतना अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन का सोल्यूशन है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ तक, क्लियर है, बताइए जल्दी से। चलिए तब ठीक है, देख लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन इसी को तो किए थे अभी, किसको सॉल्व किए हैं, अलग है क्या? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, x = 3 y = -2 z = बदल गया क्या भैया, ये बदल गया, तीसरा 13 13 13 13 13, वो तो 13 ही है। अरे राम कौन सा ऑप्शन दे रहा है, 2x + 8y + 15z 5z = 5। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है ना, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन की बात है, ऑप्शन उठा के पुट करिए, देखिए कौन सेटिस्फाई हो रहा है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन उठा के पुट करिए, जो सेटिस्फाई होगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे ये वाला ऑप्शन पुट करिए, z = 1, ठीक है, z = 1 पुट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको x = 3 पुट करना है, तो 3, ये वाला ऑप्शन पुट कर रहे हैं, ये वाला 3 पुट कर रहे हैं, प्लस 4 पुट कर रहे हैं, मतलब 2 पुट करें तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से -3 कर लेंगे। सॉल्व करें, 4 3 7, 4 3 7, मतलब 3 से 3 कट जाएगा तो फाइनली कितना मिलेगा 4, लेकिन आना चाहिए -4, ये गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, 3 2 1 ये गलत हो गया। ये वाला रखिए, ये वाला रखिए, ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन रखिए यहाँ पे रखिए, तो 3 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, और यहाँ से -3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आ जा रहा है, देखिए कट जाएगा तो ये आ जाएगा। इसी को उठा के इसमें रखेंगे तो ये भी सेटिस्फाई होगा, देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और -6 हो जाएगा, और प्लस का 2 हो जाएगा, देखिए ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो फाइनली यही आंसर आएगा बिल्कुल। तो आंसर तो ये आ गया, लेकिन तरीके क्या है, अभी जस्ट मैंने जो बताया था वही वाला तरीका लगाइएगा तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आएगी नहीं, बिल्कुल। आगे बढ़ रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वो 14 ही था लेकिन उसको 15 किया गया है। चलिए देखिए इसको 14 कर लीजिए, इसको आप 14 कर लीजिए, ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, और तरीके सिंपल थे इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ इसको, तरीके सिंपल है ना, उसमें क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, तरीका तो है, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं, एकदम सेम जैसे जस्ट मैंने पिछले वाले में बनाया वैसे आप इसको बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, ठीक है, उसको इशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा, बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, लेट x = 0, सिस्टम क्या है, होमोजीनियस है, x = 0 क्या है, सिस्टम क्या है, होमोजीनियस है। फिर आगे बोला है ये जो है m × n का मैट्रिक्स है, इज अ कॉलर मैट्रिक्स एंड 0 इज द नल मैट्रिक्स। इफ नलिटी, जो नलिटी ऑफ ए जो है, मतलब नलिटी मतलब समझ रहे हैं, नलिटी मतलब होता है रैंक, नलिटी जो होता है, जो नलिटी होता है, ठीक है, हाँ, रैंक से बता रहा है, रैंक ऑफ ए जो होता है वो n से छोटा है, ठीक है, मतलब रैंक जो होता है वो n से छोटा हो गया, n से छोटा हो गया, n से छोटा। अब एक बात बताइए, जो ये n होता है ना, ये वाला जो n होता है, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A और ये m × n का मैट्रिक्स है, देखिए कितने रो हैं, m रो हैं, कितने कॉलम हैं, n कॉलम है, तो जितने कॉलम होते हैं ना उतने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ऐसा सही बात है क्या? जितने कॉलम होते हैं उतने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, सही बात है, जितने कॉलम होते हैं उतने ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। देखो एकदम नॉर्मल सी बात, कुछ चीज़ों को सोचने का प्रयास करो, समझ रहे हो ना, एकदम नॉर्मल सी चीज़ों को सोचने की बात करो। ये n जो होता है ना, जानते हो क्या बताता है, ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताता है। m जानते हैं क्या बताता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जितने कॉलम होंगे उतने ही आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये n जो बता रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बता रहा है, क्या बता रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बता रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल बता रहा है और वो r क्या बता रहा है, मैट्रिक्स का रैंक बताता है, क्या बताता है, मैट्रिक्स का रैंक बता रहा है। तो रैंक ऑफ ए, देखिए रैंक ऑफ ए क्या है, वो होता है मिनिमम ऑफ m, n। और मिनिमम इसमें जानते हैं क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो r जो बोला है ना वो नलिटी है r की, ठीक है, नलिटी है, मतलब आप इसको ये कह सकते हैं कि ये n से छोटा है, n से क्या है, छोटा है,
n से क्या है, छोटा है, n से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास इन्फिनेटली एग्जैक्टली n माइनस आर इंडिपेंडेंट जो होंगे, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे। इसको याद कर लीजिए आप, ठीक है ना, इसको आप याद कर लीजिए, r लेस देन n है तो इसको आप याद कर लीजिए कि एग्जैक्टली n माइनस आर इंडिपेंडेंट, लिनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ इसको, ठीक है, ये सही मैं आपको बता रहा हूँ या फिर ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको आप याद कर लीजिएगा। क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है और यदि इसमें सोचने का आप प्रयास करते हैं तो आपको हायर मैथमेटिक्स की चीज़ों को उठाना पड़ेगा। लेकिन हम आपके सामने ऐसे क्वेश्चन को लेकर आए, मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसा, पहली बात तो इनके आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, और यदि ये आ रहा है तो फिर आपको ऐसे याद कर लेना है इसको, बिल्कुल इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। मैं बस आपको जिस चीज़ का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है, आपको बिल्कुल थोड़ी बहुत भी परेशानी नहीं होना चाहिए, आपको जो भी चीज़ें बताया जाए करेक्ट बताया जाए, सही बताया जाए, ठीक है। n माइनस आर होता है, बिल्कुल ये बात तो सही है, ठीक है ना। 127 का ऑप्शन नंबर बी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, सही बोला आपने, हाँ n माइनस आर इसमें होता है, हाँ 123 का, 123 का ऑप्शन नंबर सी, n माइनस आर प्लस 1 ये होता है। और इस केस में क्या एग्जैक्टली आर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन 127, ठीक है। हाँ, इसके जो आंसर आते हैं ये आप इसको याद रख लीजिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया तो इसको आप एकदम क्लियर कट रहिएगा। तो ये वाला जो आंसर है ना आपका एग्जैक्टली एन लिनियरली एग्जैक्टली आर एग्जैक्टली ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है क्या, एक मिनट रुकिए, तो ऑप्शन नीचे ऊपर हो गया है क्या, ऑप्शन इसने ऊपर नीचे कर दिया है, ओहो यही तो दिक्कत है ना। मैं वही कह रहा हूँ क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन किस तरह से कर रहा है ये। आर लेस देन एन बोला है, एग्जैक्टली आर एन लिनियर इंडिपेंडेंट, ऑप्शन नंबर बी 7 का ऑप्शन नंबर बी, मतलब आर बोला है ना, हाँ एन नहीं होगा आर होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन याद कर लीजिए, इसका जो आंसर आता है वो यही आता है, ठीक है ना, ये वाला आप आंसर याद कर लीजिए। और इसमें और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, अगर आप कुछ और सोचें, पहली बात इनके आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसके सामने ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने क्यों लेकर आ रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन अगर आता तो वहाँ पर सोचने का समय नहीं रहेगा, सीधे आप लगाइए, MCQ में ही देखा जाएगा और कहीं नहीं देखा जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है आपका x = 0 बी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और आपसे बोल रहा है कि और रैंक ऑफ ए, ठीक है, वही क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन कर दिया है क्या, एक सिस्टम में क्वेश्चन तो सेम कर दिया, नलिटी बोला है, ठीक है। हाँ, तो इसका भी आ जाएगा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, इसका भी आप वही याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसका भी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ही होगा, ठीक है। बिल्कुल सही चीज़ है, बिल्कुल सही चीज़ है, आप नॉर्मल तरीके से रहेंगे, इसको सोचेंगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 33 हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक सही है, ठीक है। तो इसके एग्जैक्टली आर लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होगा, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, ऐसे क्वेश्चन इसीलिए डाले जाते हैं कि आप सोचिए थोड़ा सा। इफ अ सिस्टम ऑफ एम नॉन होमोजेनियस लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इज इक्वल टू बी आर अननोन इज कंसिस्टेंट, देखिए एम नॉन होमोजेनियस लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है और आर अननोन है, मतलब ये कह सकते हैं एक्स टू बी इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तब होगा, ध्यान से सुनिएगा, कंसिस्टेंट देखिए हमेशा कंसिस्टेंट के लिए बोला है ना, तो चाहे कुछ भी बोले, कंसिस्टेंट के लिए एक ही कंडीशन होता है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब वो कुछ भी बोले मुझे मतलब नहीं है, लेकिन रैंक ऑफ ए हमेशा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से इक्वल होता है, चाहे कुछ भी बोले वो हमेशा आपका रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा ही होगा, आपको हर बार यही लगाना है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, चलिए
थोड़ा बहुत है, इसको देख लीजिए। द सिस्टम एक्स इक्वल टू बी सच दैट बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ, तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और ये देखिए वही कंडीशन है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़िए, आगे की तरफ मूव करिए। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है, छूट गया क्या, हाँ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसका रैंक देखिए फाइंड करना है। आइए इसका रैंक फाइंड करते हैं। ए जो है वो बी सी, इसका आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका रैंक फाइंड करना है, एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना बेवकूफ़ी है यहाँ पे। एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, ए से मल्टीप्लाई करके एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना बेवकूफ़ी है मेरे ख्याल से। सीधे डिटरमिनेंट निकालिए, सीधे इसका डिटरमिनेंट निकालिए, सीधे डिटरमिनेंट निकालिए। क्या निकालिए, डिटरमिनेंट। ठीक है, और कंडीशन को अप्लाई कर देंगे, कंडीशन को भी अप्लाई कर देंगे, डिटरमिनेंट भी निकाल देंगे। या जीरो करें यहाँ पे, 2 1 को जीरो कर दें, रैंक ही तो निकालना है। ठीक है, रैंक ही तो निकालना है, एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें नहीं। ठीक है, एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना बेवकूफ़ी है यहाँ पे, एचेलॉन में मत करिए, बस ऐसे ही सोचिए। सीधे आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए, सीधे डिटरमिनेंट निकालिए, फिर देखिए क्या आता है। डिटरमिनेंट निकालिए इसका, तो 1 लेंगे तो फिर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा बी सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी हो जाएगा। ई वाला 1 लेंगे, ई वाला, तो यहाँ से -1 लेते हैं, यहाँ से लेंगे तो ए सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर सी हो जाएगा। ई वाला 1 लेंगे आप, तो आपको मिलेगा ए बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी। दोनों में से कॉमन क्या है बताइए, ए बी कॉमन है, बी सी कॉमन है, और किसको किसको साथ ले लें हम। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, बी सी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बी माइनस सी। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, ए सी, तो यहाँ से क्या मिलेगा, सी माइनस ए। यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, ए बी। तो ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, 3 का ले ले, क्या 3 का ले ले तो नहीं दिक्कत होगा, इसलिए दिक्कतें आ जाती हैं, इसलिए ऐसे इसीलिए नहीं बनता है। ठीक है, इसीलिए इसमें नहीं बनता है। आप कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है, किस तरह बनाएंगे, सोचने के लिए मजबूर कर रहा है ये अब। बोला है ए जो है वो बी के इक्वल है, ए जो है बी के इक्वल है। अगर ए आप बी के इक्वल कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अगर ए है बी के इक्वल कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, हाँ ये सही कह रहा है। ठीक है ना, सही बोला है ये। देखिए बोला है कंडीशन में, क्या बोला है कि ए जो है वो बी के इक्वल है। अगर ए के बी के इक्वल है तो आप क्या कहेंगे, वहाँ पे जीरो हो जाएगा, और ए के जगह पे बी पुट कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए, ये तो बी सी स्क्वायर ही रखिए, माइनस का बी स्क्वायर सी रखिए, और यहाँ से माइनस रखिए, ए के जगह पे बी कर दीजिए, तो बी सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी हो जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर सी हो जाएगा, और ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ए की जगह बी करेंगे, ए क्यूब माइनस का ए क्यूब हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, ये फाइनली जीरो हो जाएगा। अब इसको देखिए, बी सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का बी सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर सी कर दीजिएगा। देखिए कुछ कट रहा है क्या, कुछ कटना चाहिए, और वो तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए बी माइनस का बी सी स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा, और बी स्क्वायर सी करेंगे, यहाँ से बी स्क्वायर सी करेंगे तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या होगा, ये तो कट गया, और जब ये कट गया तो फाइनली हमारा कितना है, जीरो आ गया, इसका जीरो आ गया। तो जब जीरो आ गया तो इसका मतलब ये है, ठीक है, जब ये जीरो आ गया तो इसका मतलब ये है कि इसका रैंक जो का 3 तो नहीं होगा, और जब 3 नहीं होगा तो फिर क्या होगा, 2 होगा। 3 से कम कर लीजिए तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 नहीं हो सकता है, बिल्कुल 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ तक तो पहुँच ही रहा है। ठीक है, तो 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा तो 3 से कम होगा 2 होगा। 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि भैया 1 ये दे नहीं दिख रहा है आपको, 1 तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्वल टू बी किया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर सी से बी स्क्वायर सी कट गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे की तरफ बढ़िए। ठीक है, इफ़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एंड देन रैंक ऑफ ए इनवर्स, बताइए ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो रैंक ऑफ ए होता है वही ए इनवर्स का भी रैंक होता है, दोनों का रैंक सेम होता है। अगर ए हमारा बोला है ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ध्यान से देखिएगा, तो रैंक ऑफ ए होगा कितना होगा,
n होगा, सिंप्लाइज द रैंक ऑफ ए इनवर्स होता है, वो भी रैंक ऑफ ए ही होता है, वो भी कितना होगा, n होगा। तो दोनों का ऑप्शन सेम हो जाएगा। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत भी कॉन्सेप्ट अगर लगाएंगे ना तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है ए इक्वल टू ए आई जी एम क्रॉस एन, ए आई जी इक्वल टू 5। सारी एंट्री क्या है, 5 है, और एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ ए आपसे पूछा गया। एक बात बताइए, ठीक है, सीधे पूछा गया है कि क्या होगा, तो देखिए 5 5 5, मतलब ऐसे ऐसे रन करा है सारे जो, तो 5 5 5 5 ऐसे ऐसे 5 कर रहा है। आइए 3 का ही लेकर चलते हैं, आइए 3 का ही लेकर चलते हैं। इसमें से इसको घटाइए तो 0 होगा, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से 0 घटाइए, इसमें 0 घटाइए, तो सारा एंट्री अगर 5 ही है, इसका रैंक क्या होगा। अगर आप इसको चलन फॉर्म में करो, देखो जरूरी नहीं, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लिया हूँ फॉर 3x3, ये एग्जांपल मैंने लिया है, बस एग्जांपल मैंने लिया है, कोई भी ऑर्डर का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सारी एंट्री अगर आपकी ना कि फॉर ऑल आई जे, मतलब सारी एंट्री 5 है, तो इस चलन फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आप ये नहीं करोगे R2 को R2 माइनस R1 करना है, और R3 को करना है R3 माइनस R1, ये करना है हमको, R3 माइनस R1 ये करना है। जैसे इसको करेंगे हम तो क्या करेंगे, 5 5 5 0 0 0 और यहाँ 0 0 और 0 हो जाएगा। तो फाइनली इसका क्या मिलेगा, रैंक ऑफ ए। इसका रैंक कितना होगा, इसका 1 ही होगा, तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है ना, इसका रैंक कितना हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा। अरे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है, 1 ही है ना, तो ऑलवेज चाहे कुछ भी लो, ये 1 ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। लेट ए बी ए मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, दोनों का रैंक क्या होता है, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या होता है, एक बात बताओ। रैंक ऑफ ए के मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, मैंने एक बताया था आपको, बताइए इसका ट्रांसपोज, इसका क्या होता है, इसका रैंक ऑफ ए ही होता है। क्लियर है ना, हाँ, इसका रैंक क्या होता है, ए होता है। तीनों का रैंक ए होता है, देखिए तीनों का रैंक ऑफ ए जो होता है वही रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज होता है, वही रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज होता है, वही रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज होता है। चारों का ए ही होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना, आगे बढ़िए। ये सब थ्योरम है, ये सब थ्योरम बताया गया है। ठीक है, ए बी एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर ऑफ एन क्रॉस एन देन एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट आपसे पूछा गया, एडजॉइंट ऑफ ए। एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात बताइए, आपको क्या पता है, ए इनवर्स पता है, आपको पता है ए इनवर्स है। ठीक है ना, ए आप ऐसे बोलो, एक बात बताओ, ए हमारा क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और जब ये ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप कहोगे ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है कि नहीं। अब हम डिटरमिनेंट दोनों तरफ ले रहे हैं, ए इनवर्स इसका डिटरमिनेंट लेंगे हम, तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे और यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखेंगे, इसको इधर ला देते हैं। ठीक है, ये पूरा लेंगे ना, ये पूरा लेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट, अब यहाँ से पावर निकलेगा, ए की पावर डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर -1, यहाँ से लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, n है ना, तो n बाहर निकलेगा और इस n को उधर लेके जाएंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू लिखेंगे ए डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर -1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n। तो फाइनली हमको मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ये मिलेगा। लेकिन ये एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट है, किसका है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट है। ठीक है ना, इसका है ये डिटरमिनेंट। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का, लेकिन बोला है कि इसका डबल एडजॉइंट लेना है। तो एक बात हमेशा ध्यान है कि जब भी डबल करेंगे तो जैसे ही पावर n-1, तो अगली बार में ये क्या होगा, n-1 का होल स्क्वायर आ जाता है। यही थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगले वाले में क्या करेगा, n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह का प्रोसेस एक बार और लगाइएगा, तो एडजॉइंट ये थ्योरम बन जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए जो दो बार निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 का एक बार में, देखिए एक बार में किए हैं तो n-1 आया है, तो अगली बार एक बार और एडजॉइंट लेंगे तो फिर n-1 एक बार और आएगा, तो वो स्क्वायर हो जाता है। समझ रहे हैं, और वही वाला चीज़ इसमें किया गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा समय देंगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन एडजॉइंट ऑफ ए, लो भैया ये तो अभी निकालें, जस्ट अभी निकाल के दिए हैं आपको, देखिए जस्ट अभी निकाले हैं कि नहीं, ये वाला देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए के पावर n-1 है ना, देखो तो यही लगा दे रहा हो आप, इसमें कुछ नहीं दिक्कत है। और 25 का क्वेश्चन और कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इफ ए इज लैम्डा ए, बहुत अच्छा, ठीक है ना, लैम्डा ए, ठीक है, लैम्डा ए हमेशा ध्यान रखिएगा, लैम्डा ए
जो होता है वो लैम्डा की पावर n बाहर निकलेगा जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, तो ये ए होगा। ये ऑप्शन है कोई? बिल्कुल है, तो ये लगा लीजिए, हो गया काम खत्म। ठीक है, लैम्डा की पावर n इंटू ए। बच्चा मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर रहेगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? n ऑर्डर है ना, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना n है ना, तो वही पावर चढ़ जाता है कोई कौन, क्योंकि आपको पता है डिटरमिनेंट ऑफ के ए होता है, वो होता है k के पावर n और डिटरमिनेंट ऑफ ए, जहाँ n क्या है? n जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, ये सब में आपको मैं क्या बताऊँ, ये सब क्वेश्चन बस आपको रिकॉल कराने के लिए डाले गए हैं कि आप बस रिकॉल करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ये होता है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है यहाँ तक? मेरे ख्याल से आपको ये जो 25 आज की जो सीरीज रहा है आपको अच्छे समझ में आया है। थोड़ा बहुत भी अगर आप इसको इसमें लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप थोड़ी बहुत बुक हेल्प लीजिए, और सारी चीज़ें हैं। और मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट बताए जिसको कि आप एकदम लर्न कर जाइए। जैसे n-r का जो सोल्यूशन होता है, मतलब इस टाइप का जो सोल्यूशन होता है उसको थोड़ा सा लर्न कर लेंगे, जिससे कि आपका ये जो बेनिफिट हो जाएगा। बेनिफिट जानते हैं क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, MCQ में अगर आपको देखने को मिलता है तो वो सारा चीज़ आपका हो जाएगा, MCQ में अगर आप देखने को लेते हैं तब। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? चलिए, ये सेशन आपको देखिए समझ में आया। ये था आपका यूनिट नंबर फर्स्ट का 25 MCQ, जो कि आपको अच्छा लगा होगा। नहीं भी अच्छा लगा होगा तो आप ये ध्यान रखिए कि आप उसको पढ़ना है आपको, और सही तरीके से पढ़िए, आप खुद प्रिपरेशन करिए। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत ही ना है। आइए अब देखिए, अब चीज़ें आपके सामने यूनिट सेकेंड का भी आएगा, यूनिट थर्ड का भी आएगा, यूनिट फोर्थ का भी आएगा, मतलब जितने भी आपके यूनिट बचे हुए सारे यूनिट की बारी बारी से आएंगे, और आपको इनकी प्रिपरेशन जरूर करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि ये आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको याद करवा देते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए, बहुत अच्छी बात है। जय हिंद।